हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माइंड स्टडी। तो आज हम लोग करने जाने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का पूरा के पूरा शॉर्ट रिवीजन, जो कि आज ही की क्लास में 10 मिनट या 15 मिनट में आपको मैं पूरा का पूरा समझा दूंगा। सबसे पहले आता है, देखो, VSEPR, वैलेंस। ठीक है, याद रखना VSEPR। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि देखो, अगर दो बॉन्ड बनाए, ये तुम्हारा क्या है पता है। देखो, दो सिग्मा बॉन्ड यानी लीनियर शेप होगा, 180 डिग्री सेल्सियस का एंगल होगा, 180 डिग्री एंगल होगा। देखो, तीन सिग्मा बॉन्ड ट्रायगोनल प्लेनर 120 डिग्री। दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर यानी बेंट शेप, यानी कि देखो ट्रायगोनल प्लेनर है। देखो, सबको स्ट्रक्चर बना के बताऊं मैं। देखो, ए लीनियर तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे, ये हो गया तुम्हारा लीनियर। ठीक है, फिर आ जाओ, देखो ये हो गया तुम्हारा लीनियर। फिर उसके बाद देखो, ये तीन के लिए क्या करना है, ट्रायगोनल प्लेनर के लिए ऐसे, ट्रायगोनल प्लेनर के लिए ये एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। देखो, ये तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर बन गया। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर बन गया। 120 डिग्री का एंगल है, दिख ही रहा है तुम्हारे को सबके बीच में। ठीक है, तो ये देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई 120 डिग्री का एंगल है। तो देखो, उसके बाद आता है कि बेंट शेप। बेंट शेप यानी दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पे। तो ट्रायगोनल प्लेनर में ही बेंट शेप बना देने का ऐसे, यहाँ पर एक लोन पे चढ़ा दिया तुमने और दो सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो, ये कैसा शेप हुआ, बेंड ही तो हुआ। और ये जो शेप होगा ये 120 डिग्री से कम होगा, याद रखना, कम होगा, कम, इसका ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है ट्रायगोनल प्लेनर, जब तुम्हारे पास टोटल चार सिग्मा बॉन्ड है, ऐसा बनता है तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर। चार सिग्मा बॉन्ड, ये एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। देखो, ये क्या हो गया तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल हो गया, जिसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये होता है तुम्हारा एंगल, याद रखना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, यानी कि जो ट्रायगोनल प्लेनर बनाया था उसी में एक सिग्मा बॉन्ड डाल दो। ठीक है, तो देखो ऐसे, ऐसे। तो मान लो कि अगर तुम एक सिग्मा बॉन्ड डाल देते हो तो ये क्या बन जाएगा, पिरामिडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पिरामिडल। देखो, एक सिग्मा बॉन्ड डाल दिया मैंने यहाँ पर, ये देखो कैसा शेप बन गया, एक पिरामिड बन गया। ठीक है, पिरामिडल बन गया। एक और सिग्मा बॉन्ड एक और लोन पे डाल दिया, तब अभी देखो बेंट शेप बन गया, है ना, बेंट शेप बन गया। तो ऐसे देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो पांच सिग्मा बॉन्ड, पांच सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, पांच सिग्मा बॉन्ड में ऐसा, ये बनेगा तुम्हारा स्ट्रक्चर पांच सिग्मा बॉन्ड में। तो देखो, ये क्या बना, ये तुम्हारा बन गया ट्रायगोनल। ये तुम्हारा क्या बना, ट्रायंगल। देखो ऐसे बनाना है स्ट्रक्चर, ऐसे बनाना है। देखो अच्छे से, ये ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, ये क्या बन गया, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ऐसे, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा तुम्हारा। और देखो, एक ये तुम्हारा पिरामिडल बन गया, अरे एक ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया, और ये एक और ये दो, ये तुम्हारे दो पिरामिड हो गए। इसलिए इसको क्या बोल दिया, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। अब देखो, अगर तुम एक लोन पे डाल दोगे, एक लोन पे डाल दिया, मान लो कि इसको मैंने हटा दिया और एक लोन पे डाल दिया। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा सीसॉ बन गया, इसको सीसॉ बोला जाता है। अगर तुम्हें तो घुमा के देखोगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा। ये तुम्हारा सीसॉ, देखो मैं घुमा के भी दिखा देता हूँ तुम्हें, ऐसा बनेगा तुम्हारा सीसॉ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये क्या बन गया तुम्हारा, सीसॉ बन गया, याद रहेगा। फिर देखो टी शेप, तो एक और लोन पे डाल दो। तो जब एक और लोन पे डाल दोगे ना तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ पर दो लोन पे डाल देंगे और ये ऐसे टी शेप बन जाएगा। और एक और लोन पे डाल दोगे ना तो लीनियर बन जाएगा। देखो, मान लो मैंने यहाँ पर एक और लोन पे डाल दिया तो बन गया लीनियर। दिख तो रहा ही होगा कि भाई ये तुम्हारा क्या बन गया, लीनियर बन गया। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना।
अभी देखो मैं तुम्हारे को इतने अच्छे से सारे शेप समझा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो में थोड़ा टाइम भी लग सकता है चलने में, ठीक है, तो बुरा मत लगाना भाई। तो देखो ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो एक ये ऐसा ऑक्टाहेड्रल बनेगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या बना देखो, स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल किसको कहते हैं? स्क्वायर बाय पिरामिडल को। देखो एक तो तुम्हारा ये स्क्वायर बना, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे दो पिरामिड बन गए, एक ये पिरामिड बना, एक ये पिरामिड बना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। अब देखो अगर तुम एक लोन पे डाल दोगे ना तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल, एक ही पिरामिड है और स्क्वायर बन गया। एक और लोन पे डाल दो ना तो ये तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर बन गया। देखो स्क्वायर प्लेनर, तो एग्जाम में से बना बना के देख लेने का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 7 सिग्मा बॉन्ड। जब तुम्हारे पास 7 सिग्मा बॉन्ड है तब कैसा बन रहा होगा? तो 7 सिग्मा बॉन्ड में ऐसा बनेगा, ऐसा। यहां पर एक तुम्हारा पॉलीगन बनेगा, तो ये तुम्हारा पॉलीगन बन गया और दो पिरामिड बन गए, ठीक है। इसको पेंटागोनल बाय पिरामिडल बोलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा क्या बना, पेंटागन बना, सॉरी पॉलीगन क्या, पेंटागन बनेगा, ठीक है। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल बोलेंगे और एक लोन पे डाल दोगे तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने अच्छे से आपको शेप समझा दी है, अच्छे से याद रखना। फिर उसके बाद देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर टू स्पीसीज ट्रायगोनल पिरामिडल। इसमें से दो स्पीसीज बताओ जो ट्रायगोनल पिरामिडल बना रहे होंगे, तो कौन सा हो जाएगा, बना के देख लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते, पहले तो यहाँ पर अब देखो सेकंड में क्या है कि तुम्हारे पास मोनोएटमिक सराउंडिंग एटम्स, मोनोएटमिक सराउंडिंग एटम्स। देखो ये तो वैसे इतना कुछ काम का नहीं है, वो इसमें लिखा हुआ है तो पढ़ लो। वैसे ये तो इतना कुछ काम नहीं आता, CVE प्लस नंबर ऑफ MV/2, नहीं ये काम नहीं आता। यहाँ नीचे देखो डायटमिक सराउंडिंग एटम्स, ये भी इतना काम नहीं आता। यहाँ नीचे देखो ये काम का है, ये तुम्हारा काम का है। ये जो ऑर्डर दिया है ना, ये लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये वाला खाली ऑर्डर एक काम का है, बाकी वो ऊपर का काम का नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि भाई लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, ठीक है। और रिपल्शन की बात करें तो लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा, फिर लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। उसी की बात करिए कि भाई रिपल्शन की बात करिए, रिपल्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर में रिपल्शन होगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन आई थ्री माइनस के टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ, कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। आयोडीन, ठीक है। तीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम मुझे कमेंट में बताना अच्छे से। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अपन अभी थियरी वाला सेशन है तो थियरी पे ही फोकस करते हैं, वरना फटाफट फिनिश नहीं होगा सेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें ना तो देखो जब दो सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP और शेप का नेम हो जाएगा लीनियर। जब 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP2 ट्रायगोनल ट्रायगोनल प्लेनर। 4 सिग्मा बॉन्ड SP3 टेट्राहेड्रल। 5 सिग्मा बॉन्ड SP3D ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। 6 सिग्मा बॉन्ड SP3D2 ऑक्टाहेड्रल। 7 सिग्मा बॉन्ड SP3D3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, नहीं पेंटागोनल बाई पिरामिडल बोलेंगे 7, ठीक है। ऐसे याद रखना, SP3D3 होता है वो तुम्हारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल और SP3D2 होता है ऑक्टाहेड्रल यानी 6 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेते कैसे है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। ऐसे जैसे कि मान लो कि तुम्हारे को दे रखा है CH2, तो देखो इसमें कार्बन, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो देखो टोटल कितने हो गया, 1 2 3, 3 यानी कि SP2 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के दिए तौर पर बताया CH2, वैसे CH2 पॉसिबल नहीं होता, ठीक है।
फिर देखो यहाँ पर CH3 तो sp3। तो देखो ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड यानी sp3, डबल बॉन्ड यानी sp2, ट्रिपल बॉन्ड यानी sp, और ऐसे 4 बॉन्ड हो ना तो sp। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड ही माना जाएगा कि भाई दोनों तरफ डबल बॉन्ड है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो गया ना अगर, तो इसमें ये वाला जो कार्बन है उसका हो जाएगा sp। ठीक है, याद रखना है। तो बॉन्ड के हिसाब से भी याद रखना है। कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड sp2, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड sp, और कार्बन के साथ 4 बॉन्ड हो तो भी sp ही रहता है। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन कमेंट में बताना। चलो आगे फटाफट देखो, वैलेंस बैंड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा सिंगल बॉन्ड यानी एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी एक सिग्मा एक पाई, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी एक सिग्मा 2 पाई। फिर आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या होता है, अप टू N2 द एनर्जी ऑर्डर, नाइट्रोजन तक एनर्जी ऑर्डर ये होता है 1 है सिग्मा 1 है सिग्मा 1 है स्टार, सिग्मा 2 है सिग्मा 2 है स्टार, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई टू पी एक्स स्टार इक्वल टू पाई टू पी वाई स्टार है, सिग्मा टू पी जेड स्टार। ये याद रखना है, नाइट्रोजन तक ये ऑर्डर रहता है एमओटी का। ये काम क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के काम आता है। ये जो नॉर्मल सिग्मा 1s है सिग्मा 2s है ये तुम्हारा बॉन्डिंग होता है, और सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s स्टार ये तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग होता है। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ये बात का याद रखने का। आफ्टर नाइट्रोजन दी एनर्जी ऑर्डर इज, नाइट्रोजन के बाद एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2p जेड, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स स्टार इक्वल टू पाई टू पी स्टार, सिग्मा टू पी जेड स्टार। खाली काम क्या करना है, ये जो सिग्मा 2p जेड है ना इसको इसके पहले ले लेना है, बस यही काम करना है, हो गया तुम्हारा। अब देखो जो, और एक और याद रखो कि जब तुम्हारा एटॉमिक नंबर 10 है एटॉमिक नंबर 16 है उसको भी क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक ही बोलेंगे, उसको डायमैग्नेटिक नहीं बोलेंगे। ये एक एक्सेप्शन होता है, ये बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें पाई टू पी एक्स 1 इक्वल टू पाई टू पी वाई 1 होता है, और 16 में पाई टू पी एक्स स्टार 1 इक्वल टू पाई टू पी वाई स्टार 1 होता है, इसलिए। तो याद रखना है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक किसको कहते हैं, तो जब एटॉमिक मास तुम्हारा इवन नंबर में हो, जैसे कि 2 4 6 ये सब तुम्हारे डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। और जब एटॉमिक नंबर जो है वो तुम्हारा ऑड नंबर में हो, जैसे 3 5 7 9 सब तुम्हारे पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। याद रखना इन सब के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ज़रूर ही होगा। फिर तो तुम्हारे को अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक कर लेने का। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो पता ही होगा तुम्हारे को, √NN+2। देखो इसमें क्या बता, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ O2 में, ठीक है, निकाल लूँगा कि बता दो, बता देना मेरे को। देखो O2 यानी क्या, 16, 16 यानी पैरामैग्नेटिक होगा। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसे निकाल लेने के, 1s2 2s2 2p6, ये हो गया 10, 3s2 3p4, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे पता चला, देखो 3p4 तो p ब्लॉक है, ऐसा होगा। यहाँ पर भरा 1, ये भरा 2, ये भरा 3, एक और भरा 4, तो देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, याद रखना है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे हम लोग निकालते थे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आ गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2, 1 डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर की बात है, ठीक है। देखो जब तुम्हारा एटॉमिक नंबर 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 और उसको डायमैग्नेटिक बोला जाएगा, क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर 2 है ना तो डायमैग्नेटिक। देखो एटॉमिक नंबर 4 डायमैग्नेटिक, एटॉमिक नंबर 6 डायमैग्नेटिक, एटॉमिक नंबर 8 डायमैग्नेटिक, एटॉमिक नंबर 10, देखो 10 और 16 में पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, याद रखना। देखो 10 और 16, बाकी जितने भी इवन नंबर है ना सारे ही तुम्हारे को डायमैग्नेटिक दिख रहे होंगे, और जितने भी ऑड नंबर है ना वो सारे के सारे तुम्हारे पैरामैग्नेटिक होंगे, वो बात का ध्यान रखना है। देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें ना तो देखो 2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 डायमैग्नेटिक, 3 का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 पैरामैग्नेटिक, 4 का बॉन्ड ऑर्डर 0 डायमैग्नेटिक, ठीक है। ऐसे देखना है, बॉन्ड ऑर्डर याद कर लेना। देखो ये सारे मैंने बताए। और देखो एक और चीज़ बताओ ना तो देखो 10 तक तो ठीक है, 10 तक तो ठीक है, मगर 10 से 11 की बात करो ना तो देखो जैसे जैसे 10 से लेकर 14 तक क्या करना है, 10 से भी नहीं 8 से ही मान सकते हो, 8 से लेकर 14 तक बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है। तो जब भी एटॉमिक नंबर 8 से 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ कुछ ऑप्शंस में दे दिया होता है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ,
कि बॉन्ड ऑर्डर कहाँ से कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ डिक्रीज करेगा, ऐसा कभी पूछ सकते हैं। और देखो 14 से 20 तक डिक्रीज करेगा, बात का याद रखना। तो देखो 8 से 14 इंक्रीज करेगा और 14 से 20 डिक्रीज करेगा तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर देखो ऑड नंबर, तो 10 और 16 पैरामैग्नेटिक होता है, ऑड नंबर प्लस 10 और 16 पैरामैग्नेटिक होता है, इवन नंबर एक्सेप्ट 10 और 16 डायमैग्नेटिक होता है, बात का ध्यान रखना है। बॉन्ड पैरामीटर्स, तो देखो बॉन्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, बात का ध्यान रखना। तो मान लो अगर तुम्हारे को बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाए ना, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो तुम्हारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर इधर से बॉन्ड लेंथ है, तो देखो मैंने तुम्हारे को क्या बोला, ऐसे ऑर्डर पूछ सकते हैं, यहाँ पर ही पूछ लिया। तो देखो O2 2+ यानी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 2 निकाल दो, 16 में से 2 निकाल दो तो कितना हो गया 14, इसका 15 और इसका 16, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था कि भाई 14 से 20 तक डिक्रीज करता है, 20 तक डिक्रीज करता है, तो 14 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो O2 2+ का क्या हो जाएगा 14, फिर इसका हो जाएगा 15, फिर इसका हो जाएगा 16, तो ऐसे ऑर्डर हो गया, ठीक है। और इसमें क्या कर देने का, बॉन्ड लेंथ पूछा है तो उल्टा कर दो, यानी 14 का सबसे कम, 15 का उससे ज़्यादा और 16 का उससे ज़्यादा, ऐसे याद रखने का, बॉन्ड लेंथ में उल्टा कर देने का। देखो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो साइज ऑफ एटम भी ज़्यादा, याद रखना, बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ एटम के साथ बढ़ता है, और आयोडीन का रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऐसे ऑर्डर याद रख लेने का। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज विद मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड लेंथ जो होता है ना मल्टीप्लिसिटी के साथ डिक्रीज करता है, जैसे कि कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है तो एक ही मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से भी कम, ये याद रखने का। तो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन कार्बन की ज़्यादा, फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। फिर देखो उसके बाद आता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की बात करें ना तो हाइब्रिडाइजेशन से देखते हैं sp की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, फिर sp2, फिर sp3। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, यानी कि देखो नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज़्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा। तो नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, वो नंबर ऑफ बॉन्ड पे होते हैं कि भाई नाइट्रोजन के बॉन्ड ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो पहले, और बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। देखो नाइट्रोजन में कितना होता है 14 होता है, 14 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है 3 होता है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। और हेलोजन्स की बात करें ना बॉन्ड एनर्जी में, तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन, ये बात का भी ध्यान रख लेने का, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी। तो देखो फटाफट से चलते हैं। तो देखो यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड में करते हैं, कहाँ पर क्या क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन होता है तुम्हारा sp2 sp3, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये चीज़ भी, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और हेलोजन्स की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी की, हेलोजन्स में बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ऐसे होता है, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ऐसे याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp का ज़्यादा, फिर sp2, फिर sp3, ये ऑर्डर होता है हाइब्रिडाइजेशन का। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंथैल्पी, बता देना मैक्सिमम बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी। अच्छा बॉन्ड एनर्जी बोलो, बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, एक ही बात है, ठीक है, याद रखना। इसमें से किसकी ज़्यादा होगी तो ये सब चेक करना पड़ेगा कि हाँ सबका बॉन्ड ऑर्डर देखो, हाइब्रिडाइजेशन देखो। तो देखो जनरली बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड ऑर्डर की प्रोपोर्शनल होती है, तो इन सबका बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड ऑर्डर ही निकाल लो, ठीक है, यही काम करना है कि बॉन्ड एनर्जी निकाल, अरे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो और वही तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर भी हो जाएगा। मगर वो जो तुम्हारा ये दोनों में काम करेगा, फिर इन दोनों में क्या करोगे, तो देखो इन दोनों में इसका क्या होगा, ये तो तुम्हारा हाईएस्ट ही होगा, तो उस हिसाब से तो देखो सबसे ज़्यादा तुम्हारा यही आ जाना चाहिए। देखो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा तुम्हारा यही आ जाना चाहिए HF का। यूँ पता है देखो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है HF, तो उस हिसाब से तो तुम्हारा यही आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते।
फटाफट से। डाइपोल मोमेंट की बात करें ना तो देखो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनका म्यू नॉट जीरो नहीं होता। इरेगुलर जियोमेट्री होती है, डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, लोन पेयर होते हैं, डिफरेंट सराउंडिंग एटम्स होते हैं, SF4 CH3Cl CH, ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, म्यू नॉट जीरो होता है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है, आजू बाजू के बॉन्ड सेम होंगे, जीरो लोन पेयर्स होगी और सराउंडिंग एटम सेम होंगे। तो ये तुम्हारे नॉन पोलर हो जाएंगे। नॉन पोलर यानी कि म्यू नॉट जीरो हो जाएगा। जैसे कि देखो CH4 है तो कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को बैलेंस करेगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को बैलेंस करेगा, तो नेट जो म्यू होगा ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को तुम क्या बोल दोगे, पोलर मॉलिक्यूल्स बोल दोगे, जिसके पास लोन पेयर नहीं होगी। अगर देखो तुम्हें एक भी लोन पेयर दिख जाएगी ना तो वो तुम्हारा पोलर हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर ये SF4 है, सल्फर, तो देखो सल्फर के पास क्या है, 4 बॉन्ड ऐसे बना रहा होगा और एक लोन पेयर होगी, समझे, और ये ऐसे सीसो बना रहा होगा। ठीक है, तो देखो एक तो तुम्हारे पास लोन पेयर आ गई ना, यानी कि ये तुम्हारा पोलर हो गया। मगर मान लो कि अगर ऐसा लीनियर शेप होता ना उसका, ऐसे यहाँ पर एक और लोन पेयर होती तो ये तुम्हारा अब नॉन पोलर हो जाता। क्यों नॉन पोलर हो जाता, इससे ये कटा, इससे ये कटा। ठीक है, मगर देखो अगर ऐसा कुछ है कि भाई यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर फ्लोरीन है, मगर यहाँ पर क्लोरीन है, तब ये क्लोरीन इस फ्लोरीन को कट नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना, तो इसका म्यू जीरो नहीं होगा। ऐसे देखा जाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। ये चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना है, एकदम ही सिंपल सी चीज़ें हैं। और उसके बाद देखो क्या है कि भाई यहाँ पर तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई पोलर मॉलिक्यूल यानी म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे, लोन पेयर्स होगी, अगर लोन पेयर है तो पोलर मॉलिक्यूल, डिफरेंट सराउंडिंग एटम्स होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, नॉन पोलर में म्यू जीरो होगा, म्यू जीरो यानी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, सेम बॉन्ड होंगे, जीरो लोन पेयर्स होंगे और सेम का सराउंडिंग एटम्स होंगे। फिर देखो यहाँ पर जो BF3 होता है ना, यहाँ पर देखो CH3OH का सबसे ज़्यादा होता है डाइपोल मोमेंट, उससे कम CH3Cl, उससे कम H2O, उससे कम NH3, उससे कम NF3 और सबसे कम BF3। देखो BF3 का सबसे कम क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर देख लेने का बना के, देखो 1 मिनट, तो इन सबका स्ट्रक्चर बना के देख लेने का। तो BF3 की बात करो ना, स्ट्रक्चर बना के देख लो, तो देखो बोरॉन 1 2 3 ये हो गया। तो देखो इसकी नेट जो होगी ना वो जीरो होगी, क्योंकि ये दोनों का कंपोनेंट इधर बढ़ेगा। ये तो बाद में फिजिक्स लग जाएगी कि इन दोनों का कंपोनेंट इधर होगा, इधर एक कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट से ये कंपोनेंट गया, ये कंपोनेंट से ये कंपोनेंट गया, तो नेट तुम्हारा जीरो हो गया। ठीक है, ऐसे तो बाद में हम लोग फिजिक्स में नहीं घुसते, अभी हम लोग केमिस्ट्री तक ही रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, तो ऐसी सारी चीज़ें होती है जिनको तुम्हें अच्छे से याद रखनी पड़ती है। ठीक है, फिर देखो ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का तुम्हें ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि इसको निकाल देते हैं, हाँ, तो यहाँ पर ये इन चीज़ों का याद रखना है। CH3OH का सबसे ज़्यादा होता है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा पोलर होगा इसलिए। CH3Cl भी पोलर होगा, H2O पोलर होगा, ऐसे देखना है तुम्हारे को। फिर यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखो मेटा वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, दिख रहा है, देखो मेटा वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ऑर्थो वाले की, फिर मेटा, फिर पैरा, देखा, ऑर्थो मेटा पैरा होता है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट की स्टेबिलिटी। वो भी याद रखना है कि ऑर्थो की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर पैरा की, अरे फिर मेटा की, फिर पैरा की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, कमेंट में बताना। ठीक है, चलो यहाँ पर अब देखो रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस चेंजेस विद बॉन्ड ऑर्डर। देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर बदलेगा तो रेजोनेंस भी बदल जाएगा, वो चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर बदलेगा तो रेजोनेंस भी बदल जाएगा। अब जैसे बेंजीन है तो देखो बेंजीन ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ है, ये दोनों में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ही आएगा। कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग
डिवाइडेड बाई 2। तो देखो इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मिलके 3/2 हो जाएगा, माइनस कर दे, ठीक है। और ये 1.5 हो गया। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें ना तो C2H6 का बॉन्ड ऑर्डर 1, C6H6 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, C2H4 का बॉन्ड ऑर्डर 2, C2H2 का बॉन्ड ऑर्डर 3। और देखो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी निकाला जाता है शायद से, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी करते थे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ऐसा भी कुछ किया किया करते थे बॉन्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ करते थे। या फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसे देखते हैं कि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3/2, तो ये आ गया डायरेक्टली, ठीक है। ऐसे शायद देखते भी हो, जैसे C2H6 है, C2H6 का तो तुम डायरेक्टली उससे ही निकाल लोगे। मैं चलो तुम्हारे को इसके भी फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो एक बॉन्ड ऑर्डर का तुम्हारा फॉर्मूला ये भी होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तुम्हारा ये भी होता है कि 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। ये भी याद रखने का, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड 1 प्लस कर देने का, ठीक है। तो जैसे C2H6 में देखो, C2H6 में पाई बॉन्ड एक भी नहीं होगा, तो पाई बॉन्ड 0, तो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर आ गया तुम्हारा 1। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला भी याद रखो, इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, याद रखना ये भी फॉर्मूला होता है। फिर जैसे C6H6 है तो उसमें 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, अपन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 6। तो देखो 6 7 8 9/6, यानी कि 3 3 9, 3 2 6, देखो आ गया 3/2, ठीक है। ऐसे याद रखना है तुम्हें, ठीक है। C6H6 में फिर जैसे C2H4 है तो C2H4 में भी क्या हुआ, 2 2 4, यानी एक लोन पे है, एक पाई बॉन्ड है। तो देखो 1 प्लस 1 और सिग्मा बॉन्ड 2 ले लो, तो 3/2, नहीं नहीं 3/2 नहीं होगा। देखो C2H, ठीक है, तो मैंने सिखाया वैसे तो बॉन्ड ऑर्डर निकाले ना, तो देखो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा ग्रेटर देन, ऐसे यानी उल्टा हो जाएगा। देखो एक का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, 1.5 का कम, 2 का कम और 3 का सबसे कम, ठीक है। और देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करो तो 3 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, फिर 2 का बॉन्ड ऑर्डर, ऐसे होता है तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर। तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेनी है। फिर उसके बाद देखो सेकंड तुम्हारे को क्या दिया, O3। O3 का स्ट्रक्चर याद रखना, थोड़ा बेंट टाइप होता है O3 का स्ट्रक्चर, ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक माइनस चार्ज भी होता था, ये याद रखना है। इसके बाद देखो 1 2 3 और 4 5 और 6 7 ऐसा होता है, नहीं नहीं खाली 6 ही बॉन्ड बनाता है, ऐसा कुछ होता है, यानी ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो देखो H2O2 O3 O2, तो H2O2 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1। तो याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, और ये बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये दे रखा है, करेक्ट ऑर्डर इन विच द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग इज। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ किस में डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर क्या करना है, इन सब का एटॉमिक नंबर निकालो, और मैंने बताया था वैसा अरेंज कर दो कि भाई यहाँ 8 से 14 जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, जबकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ना, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, और 14 से 20 में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। उस हिसाब से ऑप्शन बताना मेरे को, ठीक है। चलो यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करें ना, तो देखो बॉन्ड एंगल निकालने का सबसे पहली मेथड तो होती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से निकालो, क्योंकि तुम्हारे को हाइब्रिडाइजेशन से सबके एंगल पता है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन SP है तो एंगल 180 डिग्री हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। अगर SP2 है तो 120 डिग्री, SP3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट्स, ऐसे ये तो सब तुम्हारे को पता ही है। तो मैक्सिमम तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन से ही आ जाता है बॉन्ड एंगल। देखो SP का सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल, फिर SP2 का, फिर SP3 का। तो ये सारी चीज़ें तो तुम्हें पता ही है, हाँ, कि भाई ऐसे निकालना है हमें बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो मान लो कि तुम्हारे को देखो इफ लोन पेयर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, याद रखना। देखो लोन पेयर भी चेक की जाती है। यहाँ पर क्या है, देखो सराउंडिंग एटम सेम है, हाइड्रोजन 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 है, तब क्या करो, सेंट्रल मेटल एटम की लोन पेयर चेक करो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, देखो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन SP3 है, तो क्या करो कि सेंट्रल मेटल एटम का लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर।
देखो CH4 में 0 लोन पे है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो गया, ऐसे याद रखना है। और देखो फिर अगर सराउंडिंग एटम यहाँ पर भी डिफरेंट है, देखो ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें भी देखो सराउंडिंग एटम तो तुम्हारे सारे के सारे कैसे डिफरेंट है। तो क्या करना है कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंगल को कैसे निकालोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेने का सेंट्रल मेटल एटम का, क्योंकि देखो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट है। क्या है, सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट है। तो सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट है मगर सराउंडिंग एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है और सब कुछ सेम ही है। तो क्या करना है तुम्हारे को इसके अंदर कि भाई सेंट्रल मेटल एटम जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो टॉप से बॉटम जाओगे तो डिक्रीज ही करेगी। तो देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एसिटीन और ये ऐसे तुम चलोगे तो डिक्रीज करते जाएगी। तो नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो गई। फिर उसके बाद आता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल सराउंडिंग एलिमेंट ज़्यादा तो बॉन्ड एटम कम। तो यहाँ पर तुम ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, नहीं, यहाँ पर तुम एक और काम कर सकते हो, एटमिक रेडियस देखो, आयोडीन की एटमिक रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की कम, फिर क्लोरीन की कम, फिर फ्लोरीन की कम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की से भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या कर दोगे कि तुम्हारे को क्या पूछा है, बॉन्ड एंगल पूछा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा कर दो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग एटम कर दो। सराउंडिंग एटम की साइज जितनी ज़्यादा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ही बॉन्ड एंगल ज़्यादा। ठीक है, तो ये 5 केस को याद रखो। सबसे पहला केस तो क्या ही करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, SP का ज़्यादा, फिर SP2, फिर SP3। फिर देखो अगर है ना तो लोन पेयर चेक किया जाता है, लोन पेयर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। ठीक है, तो सरा से सेंट्रल एटम के लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। फिर अगर तुम्हारे पास सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है तो सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा। और अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम सेम है, तो बाद में एटमिक रेडियस देख लो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो। और ये बॉन्ड लेंथ तो मैंने समझा ही दिया कि भाई बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो एटम की साइज भी ज़्यादा, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। बॉन्ड लेंथ कम मल्टीप्लिसिटी के साथ, तो सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, डबल बॉन्ड की कम, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम, ऐसे। ठीक है, याद रखना है। फिर देखो यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है हमें हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मस्ट केस याद रखो, फोन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो ना, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब ये फोन क्या है, तो देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो ना, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर देखो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, 2 टाइप की एच बॉन्डिंग होती है। अब इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। देखो इंटर का मतलब क्या, अंदर और अंदर है ना, इंटरनल प्रॉब्लम हम बोलते हैं, अंदर और अंदर की तकलीफ है, तो इंटरनल में उल्टा कर देना है बाहर वाले के साथ, और इंट्रा यानी कि बाहर, तो इसमें उल्टा कर दो अंदर। ठीक, ऐसे देखने का। तो इंट्रामोलिकुलर यानी कि जब एक सिंगल मॉलिक्यूल खुद के साथ, यानी एक ही सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको कहा जाता है, तो जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। ठीक है, याद रखने का। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरा नाइट्रोफिनॉल इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देती है। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या करती है, पैरा नाइट्रोफिनॉल की इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर देखो HF फ्लोरीन की ज़्यादा, फिर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, ये ऑर्डर याद रखना है तुम्हें, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, और H2O ऑक्सीजन, टेलेनियम, सेलेनियम, सल्फर, ऐसे याद रखना है। तो देखो ऑक्सीजन की H बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, और फ्लोरीन की भी H बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि फ्लोरीन तुम्हारा इंटरमोलिकुलर होता है और H2O तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर होता है। तो याद रख लेने का ये चीज़ें। तो फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, और ऑक्सीजन, टेलेनियम, सेलेनियम और सल्फर। सल्फर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम, ऑक्सीजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा। और फिर यहाँ पर देखो जो फजन रूल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फजन रूल, फजन रूल क्या इंडिकेट करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड, वो इंडिकेट करता है। साइज ऑफ द केटायन की बात करो तो स्मॉलर द केटायन हायर इज द पोलराइजेशन, केटायन जितना छोटा उतनी ही पोलराइजेशन ज़्यादा, सो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा।
तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो देखो ली ना कर रब से, ऐसे याद कर सकते हो, ली ना कर रब से। तो ली का सबसे ज्यादा, फिर ना कर रब से। और ये तो तुम वैसे भी देख ही सकते हो कि साइज ऑफ कैटायन की बात है, स्मॉलर द कैटायन हायर इज द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, तो जितनी एटॉमिक रेडियस कम उतनी ही पोलराइजेशन ज्यादा। साइज ऑफ एनायन में क्या होता है, ये तो था कैटायन में, क्योंकि कैटायन में होता है। एनायन में क्या होता है, एनायन में, तो एनायन में क्या होगा कि एनायन बढ़ेगा जब साइज बढ़ेगी, तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो याद रखना साइज ऑफ कैटायन में क्या होता है, पोलराइजेशन कब बढ़ेगी, जब तुम टॉप से बॉटम जाओगे तो पोलराइजेशन डिक्रीज हो जाएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और साइज ऑफ एनायन में क्या है, टॉप से बॉटम जाओगे तो पोलराइजेशन बढ़ेगी और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। चार्ज ऑन द कैटायन, एज द चार्ज इंक्रीजेज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो देखो CCl4 में चार्ज ज़्यादा होगा, है ना, +4 चार्ज होगा, BCl3 में +3 होगा, BeCl2 में +2 होगा और LiCl में +1। तो चार्ज बढ़ेगा तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और साइज बढ़ेगी तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, याद रखना है। एनायन की साइज बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कैटायन की साइज बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। ऐसे याद रखना, यही है तुम्हारा फजन रूल। ठीक है, बस इतना ही तुम्हारा चैप्टर है। ये सब मैंने इंपॉर्टेंट तुम सबको बता दी है। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ये सिर्फ क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो इतना ही।